पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में वीआई कैरेक्टर स्केच ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ चुके थे, जिसमें हमने वीआई कैरेक्टर स्केच फॉर फॉरवर्ड बाइज एंड वीआई कैरेक्टर स्केच फॉर रिवर्स बाइज पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो शिखर उत्क्रम वोल्ट था, मतलब कि पीक इनवर्स वोल्टेज था, जो कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, पॉलीटेक्निक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट सबसे आसान और सरल भाषा में पढ़ाए जाते हैं तथा सबसे सरल और आसान भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको स्पेशल क्लास चलाकर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में मदद मिले, इसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास चलाते हैं तथा हम लोग आपको एग्ज़ाम के टाइम पर स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि पीआईवी। पीआईवी क्या है भी देखते हैं। पीआईवी यानी शिखर उत्क्रम वोल्टता डायोड की उत्क्रम अभिनति रिवर्स वाइज में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि को ब्रेकडाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है। मतलब कि पीक इनवर्स वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिसमें रिवर्स वाइज में, यदि हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइज में है, उसमें रिवर्स धारा बहती है। मतलब कि रिवर्स ब्रेकडाउन जो हमने पढ़ा था कि उत्क्रम वाइज में पीएन संधि में बहुत क्षीण धारा प्रवाहित होती है। यह क्षीण धारा बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर नहीं होती है, किंतु एक दिशा में जब बैटरी का विभव बहुत अधिक हो जाता है तब उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है। मतलब कि एक दिशा में जब बैटरी का वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तो हमारी डायोड में रिवर्स धारा बहने लगती है, और जब तक बैटरी का वोल्टेज उस वोल्टेज से ज़्यादा ना हो तो उसे हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, जो बिना संधि को, मतलब कि संधि को ब्रेक ना करे और उस पर आरोपित रहे, मतलब कि संधि पर उतना वोल्टेज आरोपित रहे कि उसको ब्रेक डाउन ना करे, वह हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज यानी पीआईवी कहलाती है। पीआईवी ऑफ अ डायोड इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द जंक्शन विदाउट डैमेजिंग द जंक्शन। मतलब कि पीआईवी ऑफ अ डायोड इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, मतलब कि वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जो डायोड पर अप्लाई किया जा रहा है, दैट कैन बी अप्लाइड टू द जंक्शन, मतलब कि वह वोल्टेज जो जंक्शन पर अप्लाई हो विदाउट डैमेजिंग द जंक्शन, मतलब कि वो जंक्शन को डैमेज ना करे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायोड एक डिस्टकारी के रूप में, मतलब कि डायोड एज अ रेक्टिफायर। चलिए भाई देखते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा डीसी में बदलती है तो इस बदलने के प्रक्रम को डिस्टीकरण यानी रेक्टिफिकेशन तथा प्रयुक्त संयंत्र को डिस्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। मतलब कि जब हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं तो इस बदलने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन यानी डिस्टीकरण और तथा जो संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं इसको बदलने के लिए उसको डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि डायोड में धारा का संचालन अग्र बायस में होता है, मतलब कि डायोड में धारा का संचालन फॉरवर्ड बायस में होता है। उत्क्रम बायस में डायोड का धारा का संचालन नहीं होता है। डायोड के इसी गुण को हम लोग डिस्टकारी की तरह प्रयोग करते हैं, मतलब कि रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता है और डायोड उत्क्रम उसमें फॉरवर्ड बायस में काम करता है। डायोड के इसी गुण को हम लोग डिस्टकारी की तरह प्रयोग करते हैं। जब हम डायोड को प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ते हैं, मतलब कि एसी वोल्टेज से जोड़ते हैं, तो एसी के पहले आधे चक्र यानी धनात्मक चक्र डायोड में धारा का संचालन होता है। मतलब कि जो एसी का पहला चक्र रहता है धनात्मक, उसमें डायोड में धारा का संचालन होता है, क्योंकि धनात्मक चक्र के लिए डायोड अग्रवायस में होता है, जबकि दूसरे चक्र ऋणात्मक चक्र डायोड में धारा का संचालन नहीं होता है, क्योंकि ऋणात्मक चक्र के लिए डायोड रिवर्स बायस में होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बायस में डायोड में धारा का संचालन नहीं होता है और फॉरवर्ड बायस में होता है। डिस्टकारी दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब कि जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद हमारा है पूर्ण टनल डिस्टकारी भी दो प्रकार के होते हैं। मतलब कि
फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होता है सेंट्रल टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब कि सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। एक सेंट्रल टेप होता है जिसमें सेंट्रल ट्रांसफार्मर की यूज होती है। इसके बाद है सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। चलिए वही देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टकारी को अर्ध तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एसी वोल्टेज के केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही चालन करता है, मतलब कि यह केवल प्रत्यावर्ती विभव के केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही चालन करता है। मतलब अर्ध तरंग दृष्टकारी को अर्ध तरंग दृष्टकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में कार्य करता है, परंतु यह प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्धचक्र में चालन नहीं करता, मतलब कि यह नेगेटिव साइकिल में चालन नहीं करता। प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्धचक्र में चालन नहीं करने का मुख्य कारण डायोड का इस चक्र के लिए उत्क्रम बायस में होना है। मतलब कि जो प्रत्यावर्ती के ऋणात्मक अर्धचक्र में चालन नहीं करने का मुख्य कारण क्या है भाई, डायोड का इस चक्र के लिए उत्क्रम बायस, मतलब कि डायोड का कनेक्शन है जो फॉरवर्ड बायस में है, पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से। चित्र में परिपथ तरंगों को दर्शाया गया है, मतलब कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर का है वो सर्किट इस प्रकार से। ये हमारा ट्रांसफार्मर है एसी, इसको एसी इनपुट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग पी एन जंक्शन डायोड लगा देते हैं, मतलब कि डायोड एक D1 हम लगा चुके हैं इस सर्किट में सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा रहेगा और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा रहेगा। ये हमारा एक लोड प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको बोलते हैं RL, जिस पे हमें लोड मिलेगा, और इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से है, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसका तरंग है, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टकारी का परिचय लोड धारा, औसत धारा, ITC मतलब ट्रांसफार्मर से प्राप्त। इस प्रकार से हमारा एसी साइनोसॉइडल वेव हमारी एसी इस प्रकार से 0 to पाई, ये हम लोग ट्रांसफार्मर से प्राप्त कर रहा है डायोड, मतलब कि ट्रांसफार्मर से जो अप्लाई वोल्टेज है वो हमारा इस प्रकार से 0 to पाई, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ। और जो हमें रिसीव हो रहा, मतलब कि जो हमें प्राप्त हो रहा, मतलब कि जो हमें रेक्टिफायर दे रहा वो सिर्फ हमें पॉजिटिव मिल रहा। एक साइकिल नेगेटिव में ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए काम करेगा क्योंकि डायोड फॉरवर्ड वाइज में। ये देखिए आई मैक्सिमम ओमेगा टी समय 0 लोड धारा, औसत धारा IDC बराबर IM अपॉन पाई 90 तक, 2 पाई 180 तक ये हमें प्राप्त हो रहा, मतलब रेक्टिफायर हमें ये दे रहा है। इसकी थ्योरी देखते हैं। परिपथ का निर्माण, मतलब कि जो इसका निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से देखते हैं। अर्धतरंग दृष्टकारी के परिपथ में एक डायोड, एक ट्रांसफार्मर व एक लोड प्रतिरोध लगा होता है। मतलब कि अर्धतरंग दृष्टकारी के परिपथ में एक डायोड, एक ट्रांसफार्मर और एक लोड प्रतिरोध लगा होता है। मतलब कि एक डायोड हम लगा चुके हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक लोड प्रतिरोध RL लगा होता है। पावर सप्लाई को एक ट्रांसफार्मर को दिया जाता है, मतलब जो पावर सप्लाई हम लोग देते हैं वो एक ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। यह ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, जो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के एक सिरे से एक डायोड श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के समांतर लगा होता है। ये देखिए, मतलब कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के एक सिरे से एक डायोड श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये हमने डायोड को सीरीज में जोड़ दिया है और लोड प्रतिरोध ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के समांतर में लगा होता है। ये RL हमारा द्वितीय कुंडली के समांतर में लगा हुआ है। चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मतलब आपको जो डायग्राम दिखाया है उसमें दिखाया गया है कि AC सप्लाई विभव को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। मतलब कि जो AC इनपुट देते हैं हम लोग वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी वाइंडिंग पे AC इनपुट दे रहे हैं। अतः ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर मिलने वाले प्रत्यावर्ती विभव का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा मिलता है। मतलब कि जो द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, उस पर मिलने वाली
एसी वोल्टेज का मान निम्नलिखित इस समीकरण द्वारा मिलता है। ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ स्मॉल ई हमारा तात्क्षणिक विभव है और कैपिटल ई एम हमारा द्वितीय कुंडली में प्रेरित शिखर विभव है, मतलब कि पीक वोल्टेज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए भी देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्कर में धनात्मक अर्धचक्र डायोड के अग्रवायस में होने के कारण धारा का संचालन होता है, मतलब कि एसी धारा के पहले आधे चक्र में धनात्मक अर्धचक्र डायोड के अग्रवायस में होने के कारण धारा का संचालन होता है। मतलब कि डायोड भी हमारा फॉरवर्ड वाइज है और पॉजिटिव साइकिल चल रही है एसी के आधे चक्र में, तो हमारा इसके कारण हमारे में धारा का संचालन होता है। इस संचालित धारा की दिशा डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ होती है, मतलब कि जो डायोड में धारा की दिशा होती है वो कहाँ से होती है, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ होती है। जब यह धारा लोड प्रतिरोध में बहती है, मतलब कि जो है जब यह धारा आरएल यानी लोड प्रतिरोध में बहती है, तो वहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि वहाँ एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे जो एक अग्रवायस डायोड का आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, मतलब कि जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो आंतरिक धारा का मान बहुत कम होता है, जिससे डायोड के समक्ष विभव पात भी बहुत कम होता है, मतलब कि जो हमारा विभव पात होता है वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होता है। इसके बाद सिलिकॉन के लिए इसका मान कितना होता है भाई, 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अतः लोड प्रतिरोध मतलब कि आरएल के सिरों पर प्राप्त विभव ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभव के लगभग बराबर होता है, मतलब कि लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर प्राप्त विभव ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभव के लगभग बराबर होता है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि जो आरएल के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज हमें होता है वो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में जितना भी वोल्टेज उसमें प्रेरित हो रहा है उसके बराबर होता है। अब एसी के दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक अर्धचक्र के बारे में बात करते हैं। जब एसी के दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड के उत्क्रम बायस में होने के कारण धारा का संचालन नहीं होता है, क्योंकि उत्क्रम बायस डायोड में डायोड का प्रतिरोध अत्यधिक लगभग अनंत होता है, मतलब कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं रिवर्स बायस में डायोड में धारा का प्रचालन नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, मतलब लगभग कि अनंत होता है। अतः अब डायोड अचालन की स्थिति में होता है, मतलब चलने के डायोड चलता ही नहीं है, चूंकि परिपथ में धारा का प्रभाव नहीं होता है। अतः भार प्रतिरोध आरएल के सिरों पर कोई विभव उत्पन्न नहीं होता, मतलब कि जो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं आरएल भार प्रतिरोध, उसके सिरों पर कोई विभव उत्पन्न नहीं होता है। अतः भार प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी हुई, आई स्मॉल आई बराबर कैपिटल आई एम साइन ओमेगा टी, जबकि जीरो हमारा छोटा है और बराबर भी है ओमेगा टी के, और ओमेगा टी हमारा छोटा बराबर है पाई के, और स्मॉल आई बराबर जीरो, जबकि ये केस रहेगा हमारा पाई ओमेगा टी 2 पाई। यदि आरएफ डायोड का गतिज अग्र प्रतिरोध है तब, मतलब कि जो हमारा आरएफ है वह डायोड का गतिज अग्र प्रतिरोध है, तब आई एम बराबर ई एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ। आर एफ हमारा क्या है, रिपल फैक्टर है, आर एफ को क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर है। यहाँ पर आई एम पीक धारा का मान व ई एम पीक विभव का मान है। आई एम क्या है भाई, आई एम हमारा पीक करंट है और ई एम हमारा वोल्टेज है। इसके बाद अर्धतरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण दक्षता देखते हैं। हमारी जो वर्किंग थी वो हो चुकी थी। अर्धतरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण दक्षता, दृष्टिकारी की आउटपुट पर प्राप्त शक्ति तथा इनपुट में दी गई एसी शक्ति के अनुपात को दृष्टिकारी की दक्षता एन कहते हैं। मतलब कि आउटपुट पर प्राप्त पावर तथा इनपुट में दी गई एसी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, दृष्टिकारी की दक्षता यानी एन ईटा कहते हैं, इसको ईटा बोलते हैं साथ। ईटा बराबर डीसी पावर सप्लाई टू द लोड, यानी इसको बोलते हैं पीडीसी, मतलब कि डीसी पावर जो हम लोड को दे रहे हैं, डीसी पावर सप्लाइड टू द लोड, जो हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त हो रहा है, मतलब रेक्टिफिकेशन के बाद प्राप्त हो रहा है, लोड को मिल रहा है, इसको बोलते हैं पीडीसी अपॉन टोटल इनपुट एसी पावर यानी पीएसी। परसेंट में कैसे निकालेंगे भाई, एन ईटा बराबर पीडीसी अपॉन पीएसी इंटू 100, ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा अर्धतरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध में डीसी धारा का औसत मान भी क्या है भाई,
हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड प्रतिरोध में डीसी धारा का औसत मान। फॉर्मूला समीकरण क्या था भाई हमारा, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, I बराबर 0 था हमारा एक केस में, क्योंकि ये केस है हमारे, माना ओमेगा टी बराबर थीटा, ओमेगा टी को हमने क्या मान लिया थीटा, इसलिए I बराबर Im साइन थीटा, ये भी हमारा ओमेगा टी चेंज हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, I बराबर 0 सेकंड केस में। किसी आवृत्ति तरंग का डीसी मान ज्ञात करने के लिए उसके पूरे चक्र में समाकलन करना होता है, अर्थात यदि किसी तरंग I का समयकाल t है तो उसका डीसी मान, मतलब कि किसी भी आवृत्ति का हम लोग आवृत्ति तरंग का डीसी मान ज्ञात करने के लिए उसके पूरे चक्र में समाकलन करना पड़ेगा, मतलब कि हमें पॉजिटिव में भी करना पड़ेगा और नेगेटिव में भी करना पड़ेगा डीसी मान। समयकाल t है तो उसका डीसी मान आई डी सी बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से t तक आई डी थीटा। आई डी सी बराबर t का मान क्या था भाई हमारा 2 पाई था, यानी कि एक पॉजिटिव साइकिल पाई तक थी और नेगेटिव साइकिल पाई से 2 पाई तक थी, तो हमारा t आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ भी हम लोग t का मान रख देंगे 0 से 2 पाई आई डी थीटा, चूँकि t बराबर 2 पाई। आई डी सी बराबर 1/2 पाई, ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, इसको तोड़ देंगे पहले आधे चक्र के लिए और दूसरे आधे चक्र के लिए, 0 से पाई आई डी थीटा प्लस पाई से 2 पाई आई डी थीटा। आई का मान रखने पर आई का मान जो हमारा आया था आई एम साइन थीटा वो हमने रख दिया है। आई डी सी बराबर 1/2 पाई 0 से पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई से 2 पाई 0, क्योंकि हमारा डायोड मतलब कि जो नेगेटिव साइकिल के लिए काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमारा आई क्या था भाई 0 था। आई डी सी बराबर 1/2 पाई आई एम को बाहर निकाल लिया 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, 0 हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद आई डी सी बराबर आई एम इसके बाहर लिया Im/2 पाई 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। आई डी सी बराबर Im/2 पाई साइन थीटा का डी थीटा के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा माइनस के कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा जो है 0 से पाई, लिमिट रख देंगे। आई डी सी बराबर Im/2 पाई माइनस के कॉस पाई माइनस कॉस 0, मतलब कि पाई के लिए रखेंगे फिर 0 के लिए रखेंगे। आई डी सी बराबर Im/2 पाई माइनस कॉस पाई का मान क्या होता है भाई, कॉस पाई का मान होता है -1, मतलब कि कॉस पाई का मान होता है -1 माइनस कॉस 0 का मान भी होता है -1। Im/2 पाई माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 Im/2 पाई हो जाएगा हमारा, मतलब कि आई डी सी बराबर हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा इधर इनटू में ये आ जाएगा 1 + 1 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो आई डी सी बराबर Im/पाई आ जाएगा। इसी प्रकार वी डी सी भी हमारा Vm/पाई आ जाएगा, मतलब कि ये करंट के लिए ये वोल्टेज के लिए है। सेकंड है हमारा डीसी आउटपुट पावर पीडीसी, डीसी आउटपुट पावर पीडीसी। पीडीसी बराबर क्या होता है भाई I² डीसी इंटू RL, क्योंकि आई डी सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं Im/पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे Im/पाई का होल स्क्वायर, RL हमारा RL ही रहेगा, पीडीसी आ गया। लोड में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूलमान, मतलब कि जो लोड में प्रवाहित धारा हो रही है उसका आरएमएस कैसे निकालते हैं भाई, अंडर रूट करके स्क्वायर करके। आई आर एम एस बराबर √1/t 0 से t I² डी थीटा, क्योंकि t बराबर 2 पाई होता है इसलिए आई आर एम एस बराबर √1/2 पाई, t की जगह हमने 2 पाई रख दिया, 0 से 2 पाई I² डी थीटा। आई आर एम एस बराबर √1/2 पाई 0 से पाई I² का मान रखने पर I का मान क्या है हमारा Im साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा प्लस 0, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई आर एम एस बराबर √1/2 पाई 0 से पाई I² हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। आई आर एम एस बराबर √I² हम बाहर निकाल लेंगे, I²/2 पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई हमारा 1 - cos 2 θ/2 होता है। आई आर एम एस बराबर √I²/2 पाई, इसका साइन स्क्वायर थीटा का मान रखने पर 1 - cos 2 θ/2
डी थीटा आ जाएगा। इसके बाद आई आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बचेगा और डी थीटा। इसके बाद आई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई, 0 से पाई 1 के सापेक्ष कर देंगे डी थीटा, 1 को अलग कर लेंगे और कॉस 2 थीटा को अलग कर लेंगे। इसके बाद आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई, लिमिट रख देंगे 1 के लिए क्या आ जाएगा भाई, पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 अपॉन 2। कॉस 2 थीटा का हमने इंटीग्रेशन कर दिया और इसमें पाई का मान भी रख दिया, कॉस 2 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 अपॉन 2। आई आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई, पाई माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 कट जाएगा। आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई इंटू पाई बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, अंडर रूट आई स्क्वायर एम अपॉन 4 आ जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हटाएंगे और 4 का अंडर रूट करने पर 2 आई एम अपॉन 2 हमारा क्या आ जाएगा भाई, आई आर एम एस का मान आ जाएगा, मतलब कि धारा का, लोड में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी आर एम एस हमारा आई एम अपॉन 2 आ जाएगा। चौथा है हमारा परिपथ को सप्लाई की गई एसी शक्ति, मतलब कि जो हम लोग सर्किट को इनपुट दे रहे हैं एसी पावर, वो हमने कैसे दी। चलिए देखते हैं, परिपथ में सप्लाई की गई एसी शक्ति डायोड तथा लोड प्रतिरोध दोनों को प्राप्त होती है, मतलब कि परिपथ में जो हम सप्लाई देते हैं वो एसी शक्ति डायोड और लोड प्रतिरोध दोनों को प्राप्त होती है, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू यह डायोड और आरएल को दोनों को प्राप्त होती है। अतः एसी शक्ति आरएफ तथा आरएल दोनों में क्षय होती है। पी एसी बराबर आई आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एफ, पी ए सी बराबर आई आर एम एस का होल स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ। आई आर एम एस का मान क्या है भाई हमारा, आई एम अपन 2 पाई है, इसमें हम लोग आई आर एम एस में उसका मान भी रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ईटा बराबर डीसी आउटपुट पावर अपन परिपथ को प्राप्त एसी शक्ति, मतलब कि जो डीसी आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो जो इनपुट हम लोग एसी को दे रहे हैं। आउटपुट क्या है था भाई, पी डी सी हमारा जो पहले हम निकाल चुके हैं, आई डी सी का होल स्क्वायर इंटू आर एल अपन पी ए सी अभी हमने निकाला है, आई आर एम एस का होल स्क्वायर अपन इंटू आर एल प्लस आर एफ। आई डी सी का मान रखने पर आई एम अपन पाई और आई आर एम एस का मान रखने पर आई एम अपन 2 जो हम निकाल चुके हैं, इंटू आर एल का आर एल रहेगा, इधर आर एल प्लस आर एफ हो जाएगा। इधर इनका होल स्क्वायर कर देंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, 2 अपन पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आई एम से आई एम कट जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एफ हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद 2 अपन पाई का होल स्क्वायर इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, चूँकि आर अपॉन 2 यानी 2 अपॉन पाई का मान रख देंगे हम 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल रहेगा। ईटा बराबर इसको सॉल्व कर देंगे, होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो हमारा मान आएगा 0.406 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज में इंटू 100 का गुणा कर देंगे, 0.406 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। ईटा बराबर 40.6 आ जाएगा परसेंटेज के लिए, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। यदि आर एफ बहुत छोटा है, मतलब कि आर एल हमारा बहुत छोटा है, आर एफ हमारा बहुत छोटा है आर एल से, मतलब कि आर एल बहुत बड़ा है आर एफ से, अर्थात आर एफ यानी रिपल फैक्टर का मान आर एल की अपेक्षा बहुत कम हो, तब ईटा बराबर दक्षता जो रहेगी हमारी डायोड की 40.6 यानी 40+0.6% आ जाएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता हमारी 40.6 आएगी, मतलब कि 14.6% हो सकती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तथा वीडियो को यहीं समाप्त कर दें। हाफ वेव रेक्टिफायर तक, फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्ते। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।